हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MKH। आज की हमारी जो क्लास है बेसिकली हम जो है मैथमेटिक्स, ठीक है जी, मैथमेटिक्स यानी गणित के लिए जो शिक्षण विधियाँ हैं उसके निबंधात्मक प्रश्न हम करने जा रहे हैं। इससे पहले हम जो है अति लघुतरात्मक प्रश्न कर चुके हैं। बीएड का जो आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है यानी गणित शिक्षण शास्त्र का जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए निबंधात्मक प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं। एक तो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक जो बिल्कुल लास्ट जो है 5 से 7 प्रश्न जो है यानी सबसे पिछले 5 निबंधात्मक प्रश्न जो है उन्हें ज़रूर देख करके जो है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें। बीच वाले हालांकि क्वेश्चंस आप कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल लास्ट वाले और बिल्कुल स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। आई होप आपको जो है 80 से 90% एग्ज़ाम आपका बहुत ही अच्छे से कवर हो जाता है अगर आप स्टार्टिंग के और लास्ट के कुछ निबंधात्मक प्रश्न इस पर्टिकुलर वीडियो के पढ़ करके जाते हैं। और अगर सारे के सारे निबंधात्मक प्रश्न ही केवल देख लेते हैं तो आपको लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निबंधात्मक प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है जी, आर्यभट्ट के गणितज्ञ के रूप में योगदान की व्याख्या करो। यानी कि आर्यभट्ट जो थे हमारे, उनके गणितज्ञ के रूप में उनका जो योगदान है। देखिए, भारतीय गणित शास्त्र के इतिहास में आर्यभट्ट जो है वो बहुत ही प्रभावी, इसका साइज़ हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं जी। चलिए, भारतीय गणित के इतिहास में आर्यभट्ट जो है वो बहुत ही प्रभावी और सम्माननीय नाम है हमारे लिए। और इतिहास में इस नाम की पुनरावृत्ति से यह कठिन हो जाता है कि प्राचीन काल में इस नाम के कितने गणितज्ञ भारत में हुए थे, क्योंकि बहुत सारे नाम मिलते हैं, हर जगह पुनरावृत्ति मिलती है, परंतु इतना स्पष्ट है कि कम से कम 2 गणितज्ञ भारत भूमि में अवश्य पैदा हुए आर्यभट्ट के नाम से। इनमें से एक 476 ईस्वी में पटना के निकट कुसुमपुर पाटलिपुत्र नामक नगर में पैदा हुए, जिन्होंने 499 ईस्वी में आर्यभट्टीय नामक किताब लिखी थी और उन्हें आर्यभट्ट प्रथम के नाम से जाना जाता है। इसी नाम से एक अन्य गणितज्ञ बाद में हो चुके हैं, जिन्होंने 950 ईस्वी के लगभग महाआर्य सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना की थी। अतः इन्हें आर्यभट्ट द्वितीय के नाम से जाना जाता है। आर्यभट्ट प्रथम के समय से जो भारतीय गणित है वो उस विज्ञान का स्वर्णिम युग जो है वो आरंभ हुआ था, इस बात में कोई संदेह नहीं है। यानी कि सबसे पहली स्टोरी तो आपको जनरेट कर देनी है यहाँ से कि भाई आर्यभट्ट 2 हुए थे, एक हमारा आर्यभट्ट प्रथम था और एक हमारा आर्यभट्ट द्वितीय था। आर्यभट्ट के जन्म स्थान के बारे में भी मतभेद है, क्योंकि उनका कार्यस्थल जो है वो कुसुमपुर था, परंतु इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि वो यहीं के निवासी थे या नहीं थे। कुछ लेखकों ने उन्हें केरल निवासी सिद्ध करने का भी प्रयास किया है। मूलतः वे किसी भी प्रदेश के निवासी रहे हों, परंतु इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वे कुसुमपुर से इनकी सुगंधित द्विंगत में व्याप्त हो सकी। यही उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टिया की रचना की। और आर्यभट्ट ग्रंथ सार रूप में है, मतलब ये एक ग्रंथ जो है वो एक सार रूप में है। इसमें कुल 121 श्लोक है, ठीक है, श्लोक फॉर्मेट में है, सार रूप में है। और प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त पे अपनी टीका में प्रारंभ और समाप्ति के 3 श्लोकों को छोड़कर इस कार्य को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। पहला भाग गीतिका छंद में लिखा गया है, इसमें 10 श्लोक हैं और ब्रह्मगुप्त ने इसे जो है 10 गीतिका नाम दिया गया है, ठीक है। दूसरे भाग में 108 श्लोक है और ये आर्यव्रत छंद में लिखा गया है। ब्रह्मगुप्त ने इस भाग को आर्यष्टशतम नाम दिया है। आर्यष्टशतम यानी 8 और शतम यानी कि 108। आर्यष्टशतम के अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से 3 भाग किए जा सकते हैं और ये भाग है गणित पाद, कालिक्रिया पाद और गोलपाद। आर्यभट्टीय ग्रंथ आर्यभट्ट की प्रखर प्रतिभा का ज्वलंत प्रमाण है। इसके कुछ निम्न आविष्कारों द्वारा इनकी प्रतिभा के अंदर और भी अच्छी तरह झांका जा सकता है। आर्यभट्टीय ग्रंथ है एक तो हमारे 10 गीतिका और एक है हमारे आर्याष्टशतम। इसके भी 3 पोर्शन है, गणितपाद, कालक्रियापाद और गोलपाद। सो ये आपने टेबल बहुत ही अच्छे से देख लें। आर्यभट्ट जी के बारे में आ गया तो आपने ये टेबल बना दी, दैट मीन्स आपको नॉलेज है इन सभी चीज़ों का। अक्षर संकेत की एक पद्धति का आविष्कार आर्यभट्ट प्रथम ने ही किया था। इस पद्धति में अंकों को वर्णमाला के अक्षरों द्वारा प्रकट किया जाता है और स्वरों को छोड़कर देवनागरी वर्णमाला में 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं। अतः 9 अवर्गीय 2 को च द्वारा, 6 को इत्यादि, ठीक है जी। यानी 9 अवर्गीय 2 को च द्वारा और 6 को इत्यादि, यानी कि 9 अवर्गीय व्यंजनों जो है हमारे, जैसे य, र, ल, व, श, स, ह, इन सभी को 30, 40, 50, 60 इत्यादि को प्रकट करने में यूज़ किया जाता है। और अ, आ, इ,
ऊ, ये सभी जो है स्वर हैं जो इनको 10 की घातों के रूप में जो है प्रकट किया जाता था। तो आर्यभट्टीय में दिए गए निम्न उदाहरण इस द्वारा इस प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हैं। जैसे आधा ख और य, इसका मतलब ख और य यानी 2 + 30 = 32। खयू है, खयू का मतलब हो गया आधा ख और य यानी कि बेसिकली 30 और 2 32 हो गए, और इंटू में यू भी है, ठीक है। ऊ आ गया, ऊ का मतलब 10 की घात 4 से इसको गुणा किया गया है। गी आ गया, गी का मतलब है ग को छोटे ई की मात्रा, यानी ग का मतलब हो गया 3, और ई यानी कि 10 की घात 2, ठीक है। तो ये हो गया 300। तो इस टाइप से उसको किया जाता था, यानी मात्राओं को घातों के रूप में 10 की घात के रूप में मात्रा का यूज़ किया जाता था। आर्यभट्ट प्रथम ने पहले जैन गणितज्ञों ने यद्यपि वर्गमूल निकालने की विधि का आविष्कार कर लिया था, परंतु उसका स्पष्टीकरण आर्यभट्ट द्वारा ही संभव हो सका था। यानी इससे पहले हो सकता है किया गया हो जैन गणितज्ञों के द्वारा, लेकिन जो हमारा वर्गमूल निकालने का स्पष्ट मेथड है ये हमारे आर्यभट्ट साहब ने दिया था। अंतिम वर्ग स्थान में से बड़ी जो वर्ग संख्या घट जाए उसे घटा दो। इसके पश्चात सदैव वर्गमूल के दुगने से अवर्ग स्थान का भाग दो। सो भाग करने से हमें प्राप्त भागफल के वर्ग के आने के वर्ग स्थान में से घटाओ और भागफल की ओर प्रथम पंक्ति में रखी गई संख्या वर्गमूल सूचित करती है। ये बिल्कुल वही मेथड है जो हम करते हैं। आर्यभट्टीय में जो वर्गमूल और घनमूल निकालने की रोचक विधियां दी हुई है उनमें आर्यभट्ट की गणितीय प्रतिभा के बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। आज जो वर्गमूल और घनमूल निकालने का आधुनिक स्वरूप है वह और कुछ नहीं, आर्यभट्टीय विधियों का ही लघु रूप है, ठीक है। इसका प्रमाण आर्यभट्टीय में जो वर्गमूल निकालने की विधि दी हुई है उनसे मिल सकता है। अग्र उदाहरण इस प्रकार है, इस प्रकार से होता है। यहाँ वर्ग और अवर्ग स्थानों को क्रमशः जो है इन दोनों चिन्हों से रिप्रेजेंट किया गया है। वर्गमूल बराबर 2 यानी ये है वर्ग, इसका आएगा वर्ग 4, ठीक है। सो ये हमारा सिंपल सा मेथड है। इसी टाइप से यानी ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, आप इस रूप में आर्यभट्ट के ऊपर विस्तृत टिप्पणी लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर हमें ना हाईएस्ट नंबर का होता है हमारा जो निबंधात्मक प्रश्न होता है। तो इस पर काफ़ी कम से कम आप निबंधात्मक प्रश्न में, गणित शिक्षण शास्त्र में निबंधात्मक प्रश्न में कम से कम 4 या 5 पेज भरे, तब जा कर के आपका जो है मोर देन इनफ हो जाएगा, ठीक है। दशमलव पद्धति को ठीक प्रकार से प्रयोग में लाने का भी आर्यभट्ट ने प्रशंसनीय प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रफल और घनफल निकालने के सभी साधारण नियम आर्यभट्टीय में मिलते हैं। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू अगर हम देखें तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। पाई का व्यास और परिधि का जो रेशो होता है इसके रूप में जो है इसको डिफाइन किया गया था। केवल अंकगणित ही नहीं, बीजगणित भी आर्यभट्ट का बहुत ऋणी है। बीजगणित की राशियों के जोड़, बाकी गुणा और भाग के अतिरिक्त भिन्नों के हरों को सामान्य हरों में बदलने की रीति, भिन्नों में गुणा और भाग देने की रीति, बीजगणित के कुछ साधारण सूत्र, तो ये सारी चीज़ें जो है ये भी आर्यभट्टीय में दी गई हैं। इसी टाइप से नॉर्मल जो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है उसे सॉल्व करने का भी मेथड उसमें दिया गया है। यही नहीं, आर्यभट्ट में समांतर श्रेणी जो होती है, ठीक है, इस समांतर श्रेणी के ऊपर भी अपनी लेखनी बहुत ही सुनियोजित ढंग से उठाई है आर्यभट्ट ने, यानी कि बहुत सारी बीजीय सरल समीकरणें भी इन्होंने दी है। आर्यभट्ट कोरे गणितज्ञ ही नहीं थे, खगोल विज्ञान के भी प्रकांड पंडित थे। उन्होंने संसार के सम्मुख यह कहने का साहस किया कि ब्रह्मांड का दिन प्रतिदिन की गतिशीलता का कारण पृथ्वी का एक दूरी के सहारे घूर्णन करते रहना ही है, यानी कि खगोल विज्ञान का भी बहुत बड़ा फैक्ट इन्होंने दिया था, ठीक है जी। सो यहाँ पर यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ना केवल इन्होंने गणित में काम किया, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी एक नए अध्याय का सूत्रपात इन्होंने किया था, ठीक है। चलिए, ये हमने पढ़ा महान हमारे जो गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, उनके बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रामानुजन जी के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, रामानुजन, आर्यभट्ट और एक हमने ब्रह्मगुप्त पढ़ा था। ब्रह्मगुप्त को हमने पढ़ा था हमारे जो अति लघुतरात्मक प्रश्न थे। इन तीनों में से डेफिनेटली एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। रामानुजन जी के बारे में देख लेते हैं। श्रीनिवास रामानुजन जो है, इनका जन्म जो है वो 22 दिसंबर 1887 ईस्वी को मद्रास के तंजौर जिले में स्थित इरोद नाम के छोटे से गांव में हुआ था। पिता इनके एक साधारण परिवार के निर्धन ब्राह्मण थे और एक कपड़े की दुकान पर मुनीमी करके अपना पेट पालते थे। रामानुजन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो पास के कस्बे कुंभकोणम, जहाँ उनके पिता नौकरी करते थे, वहाँ से प्राप्त की। प्राइमरी स्कूल का एक अध्यापक तीसरी श्रेणी में अपने विद्यार्थियों को समझा रहा था कि किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर भागफल हमें 1 प्राप्त होता है। लेकिन रामानुजन जो है वहाँ पर बोला खड़ा होकर एकदम से कि साहब, क्या यह नियम 0 पर भी लागू होता है?
अपने अध्यापक को इतनी छोटी सी अवस्था में इस प्रकार के गूढ़ प्रश्नों द्वारा चक्कर में डालने वाले महानुभाव और कोई नहीं थे, प्रख्यात जो है गणितज्ञ रामानुजन ही थे। तीसरी कक्षा में भी इन्होंने बीजगणित आदि का इंटरमीडिएट कक्षाओं तक का पाठ्यक्रम समाप्त कर लिया था और चौथी कक्षा में आते आते बीए की त्रिकोणमिति के कठिन प्रश्न भी ये हल करने लग गए थे, बीए तक के। ठीक है जी। अपनी कक्षाओं में ये सदैव प्रथम ही आते थे। इन्हें बाल्यावस्था से ही गणित से जो है बहुत प्रेम था और यहाँ तक कि अपने दोस्त का मनोरंजन भी वे गणित के सूत्रों से करते थे, अपने दोस्तों का। ठीक है। इनकी गणितीय प्रतिभा से प्रभावित होकर इनके अध्यापकों ने, देखो जो हमारे बेसिकली आर्यभट्ट साहब थे, उनकी स्टोरी तो अलग से है। रामानुजन साहब की स्टोरी बहुत नई नई सी लगती है, नई इन द सेंस कि वो बहुत पुराने थे। आर्यभट्ट साहब बहुत पुराने थे, 600 समथिंग ईस्वी में थे, 7वीं ईस्वी में थे। ठीक है। लेकिन ये हमारे जो है 19वीं ईस्वी के हैं। ठीक है। 19वीं सदी के हैं, 18वीं सदी के, हम 19वीं सदी के मान सकते हैं इनको। ठीक है। तो ये एक स्टोरी फॉर्मेट में आ गया कि इन्होंने जो है बच्चे थे और बच्चे से ही स्कूल में ही इन्होंने अपनी प्रतिभाएं दिखाना शुरू कर दिया था। 17 वर्ष की आयु में इन्होंने सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त करके हाई स्कूल की परीक्षा पास की और छात्रवृत्ति के बल पर ही इन्होंने कॉलेज में प्रवेश भी ले लिया। परंतु यहाँ पर इनका गणित प्रेम इनसे धोखा खा गया। गणित के अध्ययन में डूबे रहने के कारण ये अंग्रेजी में फेल हो गए। फलस्वरूप इनकी छात्रवृत्ति बंद हो गई और साथ ही इस निर्धन छात्र का जो पढ़ाई का अंत था वो यहाँ पर हो गया। लेकिन अपनी धुन के पक्के थे रामानुजन। इन्होंने घर पर ही गणित की पढ़ाई में ये जुट गए और इस बीच में उनका विवाह हो गया। अब इनके सामने अपने अतिरिक्त कुनबे का भी पेट भरने की समस्या आ खड़ी हुई। तो हितैषियों ने थोड़ी बहुत सहायता करनी भी चाहिए, परंतु इनका स्वाभिमानी व्यक्तित्व जो था वो मानने को तैयार नहीं हुआ। अंत में वो बहुत दिन मारे फिरने के बाद 25 वर्ष की अवस्था में 25 रुपये मासिक वेतन पर इन्हें जो है पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्की मिल गई। इनका प्रथम लेख गणित शास्त्र संस्था में मुख्य पत्र में प्रकाशित हुआ। आपने इन दिनों प्रोफेसर हार्डी, जो कि कैम्ब्रिज के प्रोफेसर थे, को अनुनय विनय से पूर्ण पत्र लिखा तथा साथ ही अपनी गणित की 120 साथियों को भी भेजा। डॉक्टर हार्डी इनकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए और इन्हीं के प्रयास से आपकी मद्रास विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति इनको मिल गई। यानी इनको मद्रास विश्वविद्यालय में जो है कैम्ब्रिज के प्रोफेसर थे डॉक्टर हार्डी, उनसे इनको हेल्प मिल गई। रामानुजन ने वहां जाकर जो कुछ करके दिखाया, जो कुछ वे बनकर वो यहाँ लौटे, उससे किसी भी भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो सकता है कि गणित संसार को रामानुजन जी की जो देन है वो अब हम देखने जा रहे हैं जी। क्योंकि रामानुजन की शिक्षा कॉलेज स्तर पर औपचारिक रूप से बहुत कम हुई थी, अतः रामानुजन ने अनेक परिणामों को स्वाध्याय से ही निकाला था। उन्होंने अनेक ज्ञात परिणामों को बिना किसी सहायता के स्थापित किया और कई परिणाम ऐसे ज्ञातम किए जो उनकी सूझबूझ और अंतर्दृष्टि के प्रचायक थे। 15 वर्ष की आयु में उन्होंने मायावी वर्गों की रचना के नियम ज्ञात किए। उसके बाद ज्यामिति में कार्य जो है वो आरंभ किया। यहाँ उन्होंने वृत्त की वर्ग के रूप में व्यक्ति कराने के प्रश्न पर विचार किया। यहाँ तक पहुँच गए कि सही माप से केवल कुछ फीट का ही अंतर रह गया। थॉमस हार्डी को भेजे गए 120 प्रमेयों में से प्रमेय जो थी थ्योरम्स, उनमें से हार्डी ने 15 प्रमेय छांटे जो रामानुजन के कार्य के यथेष्ट परिचायक थे। उन्होंने पाया कि इनमें से कुछ ऐसे थे जिनमें विशेषज्ञ में समय हार्डी जो है आश्चर्यचकित थे। इनमें इलिप्टिकल इंटीग्रल, हाइपर ज्यामितिक श्रेणी और अपसारी श्रेणी पर भी उदाहरण शामिल थे। यद्यपि यूरोप में इन प्रश्नों पर पहले से विचार हो रहा था, परंतु रामानुजन को इस संबंध में कुछ भी पता नहीं था। उसके द्वारा किया गया कार्य पूर्णतः मौलिक था। सभी पूर्ण संख्याएं रामानुजन की देन थी। एक बार जब वे बीमार थे, उन्हें देखने के लिए मिस्टर लिटिलवुड टैक्सी नंबर 1729 में आए, तो जो रामानुजन ने 1729 के विषय में कहा कि सह ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसे दो संख्याओं के घनों के रूप में भिन्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। माफ़ कीजिएगा। बीजगणितीय सूत्र और अपरिमित श्रेणी के रूपांतरण आदि में रामानुजन की अंतर्दृष्टि अचंभे में डालने वाली थी। इस दृष्टि से इनकी तुलना आइलर और जैकोबी से की जा सकती है। उनकी कार्यविधि आगमनात्मक होती थी। उदाहरणों से प्रारंभ करते हुए आगमन द्वारा व्यापीकृत परिणामों पर वो जा पहुँचते थे और विभाजन के सर्वांग क्षमता संबंधी अधिकांश गुणधर्म उन्होंने ही इसी प्रकार प्राप्त किए थे। अपनी तीव्र स्मरण शक्ति, धैर्य, परिकलन संबंधी अद्भुत योग्यता के साथ साथ अपने व्यापीकरण की एवं प्रवृत्ति, स्वरूप की खोज और उनकी
परिकल्पना को तीव्रता से सुधार लेने की क्षमता थी और इन्हीं गुणों के कारण अपने समय में उनका प्रतिद्वंदी नहीं था कोई भी। और इस तरह से संसार के सबसे प्रथम गणितज्ञ बालक के रूप में रामानुजन ने भारत माता को जो गौरव प्रदान किया वो हमेशा ही चिरस्मरणीय रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3 कि गणित शिक्षा में मौखिक और लिखित अथवा गृह कार्य का महत्व बताओ। पहली बात तो गृह कार्य का महत्व बताना है, उसके बाद बताना है कि भाई मौखिक का और लिखित का क्या महत्व है। देखिए शैक्षिक दृष्टिकोण से गणित में लिखित, मौखिक, अभ्यास और गृह कार्य इनका दिया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्यापक द्वारा कक्षा में शिक्षण करने पर विद्यार्थी गणित की विषय वस्तु को सीखता है, समझता है। तदुपरांत वह उससे संबंधित समस्याओं को यदि स्वयं समाधान कर लेता है तब यह समझ जाता है कि उस विद्यार्थी ने गणित के अमुक प्रकरण यानी जो भी आपका टॉपिक था, नियम, सिद्धांत, संक्रिया जो भी थी, उसको पूर्ण या स्पष्ट रूप से समझ लिया या नहीं लिया गया। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर अध्यापक द्वारा छात्रों को कक्षा में लिखित कार्य, मौखिक कार्य, अभ्यास कार्य और गृह कार्य दिया जाता है। बालकों को गणित में यदि नियमित रूप से ये सभी कार्य दिए जाए तो उनकी जांच भी नियमित होती रहेगी, तो उनसे बालकों को उनके द्वारा की गई गलतियों का पता भी लगता रहेगा और वे इसमें आवश्यकता अनुसार अपने ज्ञान को अधिक स्पष्ट और स्थायी बना सकते हैं। और इसी के साथ पहली बात तो उनको काम दिया करें, उसके बाद जो आपको प्रोत्साहन बच्चे को मिलता रहेगा, उससे वो उनको और भी ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ जो इनके द्वारा न केवल समस्या के परिणामों का ज्ञान होता है बल्कि समस्या के बीच में आने वाले विभिन्न पदों की भी जानकारी हो जाती है। सो रिटन वर्क इन मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, गणित में लिखित कार्य, तो गणित में कठिन और इबारती समस्याओं का समाधान तथा गणना कार्य जो है वो बालक मौखिक रूप से नहीं कर पाते। कभी कभी मौखिक कार्य में भी लिखित कार्य करने की आवश्यकता होती है। लिखित कार्य द्वारा बालकों को कक्षा में अपनी क्षमता और योग्यता अनुसार कार्य करने हेतु प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इस प्रकार मौखिक तथा लिखित दोनों जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं। अतः अध्यापक को मौखिक कार्य कराने के पश्चात उससे संबंधित जटिल समस्याओं को लिखित रूप में भी हल करवा देना चाहिए। गणित अध्यापक को लिखित कार्य कराते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जब तक बालकों को गणित के विभिन्न नियमों, सूत्रों, सिद्धांतों, परिमेयों को भली भांति जानकारी न हो जाए तब तक उनको लिखित कार्य न दिया जाए। इस प्रकार गणित के बालकों द्वारा सीखे गए नियमों, प्रमेयों, सिद्धांतों माफ कीजिएगा संक्रियाओं आदि का अभ्यास कराने के लिए गणित अध्यापक को लिखित कार्य की आवश्यकता होती है। अतः हम कह सकते हैं कि जब गणित से समस्याओं या प्रश्नों को मौखिक रूप से हल न करके कागज, पेन और पेंसिल इत्यादि की सहायता से लिखित रूप में हल किया जाता है ना, तब वह गणित में लिखित कार्य कहलाता है। ठीक है, सो लिखित कार्य के बारे में आप कितना भी लिख सकते हैं, लेकिन गणित में लिखित कार्य के द्वारा निम्न बातों की पूर्ति की जा सकती है, ये हम देख सकते हैं। पहली बात तो कि सीखे गए प्रकरणों, नियमों, सूत्रों, सिद्धांतों आदि की लिखित रूप से जांच करना। मौखिक रूप से सीखी गई विषय वस्तु का लेखा तैयार हो जाता है, नोट्स बन जाते हैं। ऐसी समस्याओं का समाधान और गणना कार्य करना जो मौखिक रूप से न किया जा सके, तो लिखित से बेसिकली ये उद्देश्य हमारे पूर्ण होते हैं। गणित में लिखित कार्य का महत्व और उद्देश्य की अगर हम बात करें तो बेसिकली क्रमबद्ध और विधिवत कार्य करने की आदत का विकास करना हमारे इसका पहला उद्देश्य होता है। लिखित कार्य द्वारा बालक में क्रमबद्ध, विधिवत और स्वच्छता से गणितीय समस्याओं को हल करने की आदत विकसित हो जाती है। दूसरा, उसकी मानसिक शक्तियों का विकास करना। लिखित कार्यों द्वारा बालकों को अपनी मानसिक शक्तियों का विकास करने का पूरा अवसर मिलता है। इसके द्वारा बालकों में विचार स्पष्ट और तर्कपूर्ण होते हैं, जिससे छात्रों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्रता से कार्य करने की आदतों का विकास होता है। अधिगम दिशा का निर्धारण लिखित कार्य द्वारा बच्चों के अधिगम को दिशा निर्देश भी मिलते हैं। जिससे वह समस्या का विश्लेषण करते हुए उसके विभिन्न पदों का उल्लेख करता है और उसका समाधान प्राप्त कर लेता है। लिखित कार्य का उद्देश्य बालक द्वारा सीखे गए मौलिक ज्ञान का अभ्यास करना होता है, उसका लेखा जोखा, ज्ञान को नवीन परिस्थितियों में प्रयोग में लाना, ये सारे उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट, कार्य करने की गति, स्पीड भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करके उसकी सॉल्व हो जाती है। शुद्धता के साथ कार्य करने की हैबिट बढ़ती है। ठीक है, किए गए कार्य को लिखित रूप में व्यक्त करने से उसको रटकर याद करके सीखना बहुत कठिन होता है, लेकिन अभ्यास करके सीखना बहुत प्रभावशाली होता है। तो लिख के वो उसको अभ्यास कर सकता है। कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। गणित में लिखित कार्य करने से बालकों में गति और शुद्धता के साथ कार्य करने की हैबिट भी जो है वो विकसित हो जाती है, जिसका लेखा भी उनके पास रहता है।
अगर गलतियाँ होती हैं तो उनको ध्यान में रखकर उनको दूर करने का प्रयास करते हैं तो उनको मोटिवेशन भी मिलता है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर गणित में लिखित रूप में सीखे गए बहुत से महत्वपूर्ण नियमों, सूत्रों, सिद्धांतों, प्रमेयों, गणनाओं आदि को भविष्य में उपयोग हेतु सुरक्षित रखा जा सकता है और छोटी कक्षाओं और निम्न स्तर पर गणित का ज्ञान लिखित रूप में सरलता से दिया जा सकता है। लिखित कार्य करने से बालकों में भाषा संबंधी बोध और कुशलताओं का विकास संभव होता है। लिखित कार्य में ध्यान देने योग्य बातें और सावधानियाँ। देखिए यहाँ पर है ना, ये आपको लग रहा होगा कि बहुत लेंथी क्वेश्चन चला गया, लेकिन जब अतिलघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक प्रश्न बनते हैं तो उनमें से निर्धात्मक प्रश्न के किसी एक पोर्शन के बारे में पूछा जाता है, तो आपको पर्टिकुलर उस पोर्शन के बारे में, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि लिखित कार्य में ध्यान देने योग्य बातें कौन सी हैं, तो सिर्फ आपको इसी पोर्शन का आंसर देना है। निर्धात्मक हम प्रश्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाथी के पैर में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, लिखित कार्य में ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी है। सो फर्स्ट हमारी बात है कि लिखित कार्य देने से पूर्व बालकों को गणित के विभिन्न नियमों, सूत्रों और सिद्धांतों की जानकारी भली भांति करा देनी चाहिए। गणित शिक्षक को लिखित कार्य की जांच जो है वो नियमित करनी चाहिए। सुधार हेतु उचित निर्देश देने चाहिए। अधिक कार्य को गति, शुद्धता, व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से करने पर अधिक बल देना चाहिए। गणित में गृह कार्य देते समय लिखित कार्य को आवश्यक और महत्वपूर्ण मानना चाहिए। लिखित कार्य कराते समय बालकों को गणित के नियमों, सूत्रों और संक्रियाओं को प्रयोग में लाने हेतु पर्याप्त अवसर देना चाहिए। लिखित कार्य करते समय मौखिक कार्य को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। लिखित कार्य में बालकों की सामान्य त्रुटियों को कक्षा में सामूहिक रूप से श्यामपट्ट पर स्पष्ट कर देना चाहिए। लिखित कार्य में त्रुटियों की जांच अवश्य करनी चाहिए और बालकों ने अपने द्वारा जो गलतियाँ की है उनमें संशोधित किया गया है या नहीं किया गया, ये ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम ओरल वर्क की बात करें, मौखिक कार्य की बात करें, तो देखिए मौखिक कार्य जो है वो गणित में बहुत ही महत्वपूर्ण है और अति आवश्यक है, परंतु वर्तमान परीक्षा पद्धति में मौखिक कार्य को उचित स्थान नहीं दिया गया है। अधिकांश बालकों का गणित में पिछड़ना तथा इसे एक गणित विषय समझना मौखिक गणित को महत्ता न देने के कारण ही होता है, क्योंकि मौखिक कार्य की आवश्यकता प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक पड़ती है। यह गणित की आरंभिक सीढ़ी है, इसके बाद ही लिखित और मानसिक कार्य आता है और मौखिक और लिखित कार्य दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। बिना मौखिक कार्य के जो है आप बेसिकली लिखित कार्य जो है इसका संभव नहीं है, ये इसका अभिन्न अंग इसको हम कह सकते हैं। सो मौखिक कार्य से हमारा तात्पर्य ऐसे कार्य से है, ऐसा कार्य जिसमें बालक किसी कार्य अथवा गणना को मन ही मन बिना किसी कागज पेंसिल की सहायता से सॉल्व कर लेता है। इससे मानसिक क्रियाओं को अधिक महत्व दिया जाता है और गणित में यांत्रिक कुशलताओं, मैकेनिकल स्किल्स को विकसित करने के लिए मौखिक कार्य अत्यंत जो है हमारा महत्वपूर्ण और आवश्यक है। मौखिक कार्य व्यवहारिक जीवन में अधिक उपयोगी है। प्रत्येक नागरिक को अपने दैनिक जीवन में इसकी आवश्यकता बढ़ती है। इससे बालकों की स्मरण शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है और चिंतन के साथ साथ छात्रों में एकाग्रता की आदत भी विकसित हो जाती है। सो मौखिक कार्य या गणित के महत्व को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर सलामत उल्लाह ने स्पष्ट किया है Mental arithmetic should be regarded as an essential part of education for citizenship and effective living। ठीक है जी, अगर हम बात करें पर्पस ऑफ ओरल वर्क, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है बेसिकली, सो बालकों की स्मरण शक्ति को विकसित करना, बालकों में विचार शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास करना, एकाग्रता, रचनात्मकता का विकास करना, चिंतन और मनन की आदत का विकसित करना, गति और शुद्धता से कार्य करने की आदत डालना, पढ़ाए गए पाठ का अभ्यास और पाठ की पुनरावृत्ति कराना, पाठ का शीघ्रता से मूल्यांकन करना, ये सारी चीज़ें। गणित में मौखिक कार्य का महत्व देखें तो एक तो दैनिक जीवन में इसका बहुत महत्व है। हिसाब किताब करना पड़ता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, हर तरह के कॉन्सेप्ट से, दुकानदार वगैरह से। ठीक है, परिश्रम और समय की बचत हो जाती है मौखिक कार्य अगर हम कराते हैं तो। शीघ्रता और गति से करने की क्षमता का विकास यहाँ पर होता है अगर हम ऑरली कैलकुलेशंस करना सीख जाएं, नियम सूत्र इनको याद करना सीख जाएं, ठीक है, जोड़ना घटाना सीख जाएं। यथार्थता और शुद्धता की आदत भी विकसित हो जाती है। अदरवाइज बच्चे जो है थोड़ा सा ही अगर उनको हिसाब किताब के लिए बोला जाए तो पेन कॉपी लेकर के बैठना पड़ता है। आत्मविश्वास में वृद्धि आ जाती है बच्चों में, बालकों के अधिगम को रोचक बनाता है ये। स्मरण और कल्पना शक्ति का भी वहाँ पर विकास होता है अगर ऑरल हम करवाते हैं तो। ठीक है जी, सो मौखिक कार्य पाठ की पुनरावृत्ति में भी सहायक होता है। इसकी सहायता से पाठ और पढ़ाई गई विषय वस्तु का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस, कुछ चीज़ें आप बच्चों से ऑरली सुन लें, ठीक है। इसके द्वारा बालकों की योग्यता और क्षमताओं का शीघ्रता से अनुमान भी लगाया जा सकता है। मौखिक कार्य करते समय कौन कौन सी बिंदुओं पर जो है अध्यापक को ध्यान देना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि मौखिक कार्य हेतु पूछे गए प्रश्नों का स्तर बालकों के स्तरानुरूप होना चाहिए। प्रश्नों की भाषा सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए। मौखिक कार्य में गणनात्मक संक्रियाएं दशमलव में या ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए।
प्रश्नों का वितरण जो है वो पूरी कक्षा में समान रूप से करना चाहिए। मौखिक कार्य की जांच है तो मौखिक परीक्षा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। बड़े बड़े प्रश्नों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके फिर पूछना चाहिए। प्रश्न पूछने के बाद कुछ समय छात्रों को सोचने का समय देना चाहिए और उसके बाद उसका उत्तर जो है वो देखना चाहिए। रैखिक अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है? तो रैखिक अभिक्रमित अनुदेशन होता है 1 by 1 छोटे छोटे स्टेप्स में चीज़ों को बांट करके फिर उन्हें धीरे धीरे एक के बाद पहला स्टेप कर ले फिर दूसरे स्टेप पर जाना। तो ये BF स्किनर ने बेसिकली दिया था, ठीक है जी। यानी पद फ्रेम 1 को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसको अनुक्रिया दो, प्रतिपुष्टि दो, फिर उसके बाद सेकंड पर जाओ, ठीक है। सो इस तरह से यही आप पढ़ सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसमें देखें तो रैखिक अभिक्रमिक अनुदेशन जो है उसमें पदों या फ्रेम का निर्माण जो है उसका क्रम है, पहले एक प्रस्तावना पद होता है, फिर शिक्षण पद होता है, फिर अभ्यास पद आता है, फिर परीक्षण पद आता है, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखें कि गणित को सभी विज्ञानों का सिंह द्वार अथवा कलाओं की कला कहा जाता है, या फिर ये कहें कि गणित के विभिन्न विषयों के साथ सहसंबंध को स्पष्ट करो। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेफिनेटली आने वाला है। अब हम देखते हैं कि गणित और विज्ञान, गणित को सभी विषयों का जो है साइंस ऑफ ऑल साइंसेज माना जाता है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो यह बात स्पष्ट भी होती है कि गणित के ज्ञान के अभाव में विज्ञान का अध्ययन करना भी एक कठिन कार्य है। ये बाकी सारे विज्ञान की जो शाखाएं हैं, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, सारी की सारी इस पर बेस्ड रहती है। गणित और विज्ञान का सहसंबंध देखें फिजिक्स के साथ, पहले फिजिक्स के साथ देख रहे हैं, यानी भौतिक विज्ञान के साथ देख रहे हैं। गणित भौतिक विज्ञान का तो एक अभिन्न अंग है। भौतिक विज्ञान की लगभग संपूर्ण विषय वस्तु ही गणित पर आधारित होती है। आज यदि विज्ञान को गणित का योगदान नहीं होता तो विज्ञान ने जो तरक्की की है वो शायद असंभव होती। भौतिक शास्त्र में यथार्थ, शुद्ध और सफल मापन और मूल्यांकन गणित के कारण ही संभव है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, पलायनता आदि के सिद्धांतों को न्यूटन और आइंस्टीन ने एक्चुअल में क्या किया, गणित के सूत्रों में ही तो फ्रेम किया है। ये दोनों महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ महान गणितज्ञ भी थे। इसी प्रकार भौतिक विज्ञान और गणित की कुछ विषय वस्तु जिनको कि दोनों विषय में पढ़ना होता है, उदाहरण के लिए गति, त्वरण, वेग, सदिश, अदिश राशियाँ, ये सारी क्या हैं, मैथमेटिक्स का ही तो पार्ट है। अध्ययन की दृष्टि से नैतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को भौतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को सामान्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो होता है हमारा थियोरेटिकल वर्क, एक हमारा होता है प्रैक्टिकल वर्क। भौतिक विज्ञान के उपरोक्त दोनों ही भागों में गणित के अनेक प्रत्ययों, नियमों, सूत्रों और सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, और भौतिक विज्ञान के अनेक नियम और सिद्धांत गणित में भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जैसे बलों का त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज का नियम, ये सब मैथमेटिक्स में भी यूज होते हैं, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें मैथ्स का केमिस्ट्री के साथ तो भौतिक विज्ञान की भांति रसायन विज्ञान और गणित में भी बहुत अच्छा संबंध है भाई। रसायन विज्ञान के नियमों, सिद्धांतों आदि का सूत्रीकरण गणित के द्वारा ही संभव हुआ है। गणित में अनेक महत्वपूर्ण नियम और सूत्र रसायन विज्ञान में भी उपयोगी है। रसायन विज्ञान में जो न्यूमेरिकल्स आप करते हैं भाई वो क्या है, मैथमेटिक्स ही तो है, ठीक है। रसायन विज्ञान में भी 2 पक्ष होते हैं, सैद्धांतिक और प्रायोगिक। जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री होती है वहाँ भी तो आंकड़े लिए जाते हैं, वहाँ भी तो बहुत सारी संक्रियाएं, ऑपरेशंस हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गणित और जीव विज्ञान। अब कहें कि वैसे तो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी एक दूसरे की क्या है, अल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन अगर हम देखें तो जीव विज्ञान में जीवन की विभिन्न क्रियाओं का सूक्ष्मतम अध्ययन करने, विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने के लिए गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। जंतु विज्ञान के विशेष रूप से मानव शरीर की संरचना, वृद्धि और विभिन्न अंगों के अनुपात संबंध की जानकारी हेतु गणित का ज्ञान उपयोगी होता है। हमारे शरीर में कितनी हड्डियां या अंग है, तापक्रम, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर कितना है, औषधि निर्माण में उचित अनुपात, विभिन्न प्रकार के परीक्षण करने में गणित का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है भाई। इस प्रकार वनस्पति विज्ञान में पादपों की संरचना, प्रकार, जातियाँ, उनका विकास आदि में भी गणित का ज्ञान जो है महत्वपूर्ण है। सारांश रूप में जीव विज्ञान का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जिसमें गणित का प्रयोग न हो, ठीक है जी। गणित और लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो गणित के आधार अध्ययन हेतु भाषा का ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है। गणित के विभिन्न नियमों, सिद्धांतों और सूत्रों को शाब्दिक रूप में व्यक्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, और भाषा के ज्ञान के अभाव में गणित के विषय वस्तु की अभिव्यक्ति करना असंभव है। केवल सूत्र याद कर लेने या रटने से काम नहीं चलता, हमें उसको अपने शब्दों में लिखित रूप में भाषा के सामान्य से सामान्यीकृत भी करना होता है, भाषा के माध्यम से सामान्यीकृत करना होता है उसको। प्राचीन समय में गणित की अधिकांश समस्याएं श्लोक और दोहों के रूप में हल की जाती थी, लेकिन गणित में भाषा का यदि उचित प्रयोग न किया जाए तो छात्रों की स्मरण, तर्क, निरीक्षण और कल्पना शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। लैंग्वेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इस पर रोल निभाती है।
गणित और अर्थशास्त्र की बात करें तो भाई अर्थशास्त्र के तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। बेसिकली अर्थशास्त्र में डाटा इंटरप्रिटेशन चलती है, उनका विश्लेषण करना, गणना करना, एकत्रित करना डाटा को, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, द्रव्य परिणाम का सिद्धांत, उत्पत्ति नियम, मांग पूर्ति सिद्धांत, व्यापार, बैंक संबंधी व्यवस्था, ये सारा क्या है, गणित का ही तो सब कुछ है। अर्थशास्त्र में जो है प्रोबेबिलिटी थ्योरी भी बहुत काम आती है। जेबीसे ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है, ठीक है। और इकोनॉमिक इज़ द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ वेल्थ, ठीक है। सो इसमें गणित का बहुत पैसा है तो गणित तो होगा भाई, है ना, हिसाब किताब होगा। गणित और हिस्ट्री में देखें तो हिस्ट्री में भी बहुत यूज़ है। गणित की प्रगति, महान गणितज्ञों का योगदान और उनका जीवन परिचय देने, यानी गणित और हिस्ट्री तो जुड़ी हुई है ना, गणितज्ञों की भी तो अपनी एक हिस्ट्री है, ठीक है। सो इसका विशेष संबंध है। बहुत सारे डेट्स जो हमें याद करनी पड़ती हैं, बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं, उनकी तिथियाँ, ठीक है, ये सब चीज़ें। गणित और कला, आर्ट की अगर हम बात करें तो आर्ट में रेखा चित्रों का, आरेखों का, हस्तकलाओं में विभिन्न आकृतियों का, हर जगह में इसका यूज़ होता है, अनुपातों का, ठीक है, वगैरह वगैरह। गणित और एग्रीकल्चर में देखें तो भाई एग्रीकल्चर में कुल भूमि कितनी है, कितने अमाउंट में बीज लगेंगे, कितने अनुपात में खाद डालनी है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें, कैसी ज़मीन की संरचना है, पटवारी का जो काम होता है, भूमि का लेखा जोखा रखना, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये मैथमेटिक्स ही तो हैं। गणित और भूगोल की बात करें तो भाई भूगोल भी तो सारा पृथ्वी का आकार, गति, क्षेत्रफल, दूरी, ऊंचाई, तापक्रम, अक्षांश, देशांतर, ठीक है, सारे पैमाने, सब फिजिक्स जो है, मतलब भूगोल जो है वो तो सारा मैथमेटिक्स ही है। गणित और कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स भी तो सारा क्या है, गणना है। तो गणना क्या होती है भाई, मैथमेटिक्स होती है, ठीक है। सो इस तरह से बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखें, गणित में लिखित कार्य के गुण और महत्व पर प्रकाश डालिए। देखिए लिखित कार्य पर ना हम बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं, ऑरल वर्क, लिखित वर्क, इस पर बहुत ही अच्छे से हम बात कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये हम कर लेते हैं कि लिखित कार्य में संशोधन करने की कौन कौन सी विधियाँ, कि कैसे जो है लिखित कार्य में हम संशोधन कर सकते हैं। तो पहला तो हम कुछ विधियाँ अपना सकते हैं, जैसे शाम पट पर छात्रों से त्रुटियों का निवारण कराना, शाम पट पर शिक्षक द्वारा त्रुटियों का निवारण करना, उत्तर पुस्तिकाओं में गृह कार्य पर लिखित कार्य की जांच करना, प्रतिभाशाली छात्रों के सहयोग से त्रुटियों का निवारण करना, परस्पर छात्रों द्वारा त्रुटियों का निवारण करना। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित की प्रकृति को परिभाषित करो तथा इसकी प्रकृति को स्पष्ट करो। यहाँ पर बेसिकली जो है मैथमेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस समझाए गए हैं। क्वेश्चंस आई थिंक कुछ मिसमैच हो गया, थोड़ा सा ये इसका आंसर गलत दिया हुआ है। शायद कुछ प्रश्न पूछे गए थे इस तरह से कि आप मैथमेटिक्स में कैसे कैसे प्रश्न बना सकते हैं। और यहाँ पर हमारा प्रश्न आ जाता है अगला कि विश्लेषण विधि के गुण क्या है। विश्लेषण विधि के गुण और विश्लेषण विधि के दोष, संश्लेषण विधि पर आधारित उदाहरण, और फिर हमें दिया गया गणित का अर्थ। चलिए यहाँ से देखते हैं। गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, अतः इसकी शिक्षा का आदान प्रदान और हस्तांतरण करने से पहले यह जानना आवश्यक है तथा महत्वपूर्ण है कि गणित जो है क्या है और इसकी शिक्षा क्यों दी जाती है, इसकी प्रकृति कैसी है। सामान्यतः गणित की अनेक परिभाषाएं जो है हमें मिलती हैं। बेसिकली इसको साइंस ऑफ कैलकुलेशंस, गणनाओं का विज्ञान कहते हैं, ठीक है जी। सो बेसिकली गणित की डेफिनेशन के बारे में आप लिखेंगे तो मार्शल एट स्टोन की परिभाषा लिख सकते हैं कि गणित जो है ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है, ठीक है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। बर्ट्रैंड रसेल ने गणित को बोला है कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें यह भी नहीं जान सकते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और न ही यह जान पाते कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है। गैलीलियो के अनुसार गैलीलियो मध्य ने गणित के महत्व को स्पष्ट करते हुए गणित को इस प्रकार परिभाषित किया कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। लॉक ने बोला कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर गणित को अगर हम सारांश रूप में कहें तो गणित स्थान और संख्याओं का विज्ञान है, गणित गणनाओं का विज्ञान है, माप तोल मात्रा दिशा का ज्ञान है। गणित जो है विज्ञान की क्रमबद्धता, संगठित और यथार्थ शाखा है। इसमें मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह विज्ञान का अमूर्त रूप है और यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। अगर नेचर की बात करें, मैथमेटिक्स के नेचर की, तो विद्यालय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने वाले प्रत्येक विषय के कुछ उद्देश्य होते हैं, उसकी रचना होती है, उसके आधार पर उस विषय की प्रकृति निश्चित होती है। गणित विषय की संरचना अन्य विद्यालय विषयों की अपेक्षा अधिक मजबूत और शक्तिशाली है।
जिसके कारण गणित अन्य विषयों की तुलना में अधिक स्थायी और महत्वपूर्ण है। किसी विषय की संरचना जैसे जैसे कमजोर होती जाती है, उसी विषय की सत्यता, मान्यता और पूर्व कथन प्रेडिक्शन की क्षमता भी उसी क्रम में घटती जाती है। लेकिन मैथमेटिक्स में उल्टा होता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपकी सटीकता, आपकी प्रेडिक्शंस, सब चीज़ें जो है वो अच्छी होती जाएंगी, ठीक है जी, सॉल्व होती जाएंगी। गणित की प्रकृति को निम्न बिंदुओं में भली भांति समझा जा सकता है। गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन या मापतौल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित की अपनी लैंग्वेज होती है। भाषा का तात्पर्य गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत तथा संकेतों से है, जो कि विशेष प्रकार के होते हैं तथा गणित भाषा को जन्म देते हैं। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां है। इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। गणित का ज्ञान जो है यथार्थ, एग्जैक्ट, क्रमबद्ध यानी कि सिस्टमैटिक, तार्किक यानी कि लॉजिकल और स्पष्ट यानी कि क्लियर होता है, जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। गणित के अमूर्त कॉन्सेप्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को मूर्त कॉन्क्रीट फॉर्म में परिवर्तित किया जाता है और साथ ही इनकी व्याख्या भी की जा सकती है। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच, वेरिफिकेशन किसी भी समय और स्थान पर की जा सकती है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं जैसे गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त और स्पष्ट होती है। गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण और भावना उत्पन्न होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनमें आ जाता है, ठीक है। सो ये 7 प्रश्न हमने किए हैं। इसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, देखिए आप, मैं थोड़ा सा दिखाते हुए आपको आगे बढ़ जाऊँ। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक करके बीच में पढ़ भी सकते हैं, लेकिन हम बहुत महत्वपूर्ण वाले जो हमारे प्रश्न है ना वहाँ पर चलते हैं। ये हमारे टीचर्स के गुण हैं कि टीचर में ऐसे कौन कौन से गुण होने चाहिए, ठीक है। आगे, गणित शिक्षण के विभिन्न मूल्यों को सूचीबद्ध कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मूल्यों को सूचीबद्ध हमें करना है। एक तो हमारा है कि गणित के मूल्य क्या है, तो एक तो अनुशासन संबंधी मूल्य है, बौद्धिक मूल्य हैं, प्रयोगात्मक मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण संबंधी मूल्य, नैतिक मूल्य, सौंदर्यात्मक, कलात्मक, जीविकोपार्जन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधी मूल्य। इनको बहुत ही अच्छे से आपको देखना है कि अनुशासन संबंधी मूल्य क्या है। मैं बता दूं गाइस, बहुत ही ऐसे अच्छे प्रश्न हैं जो कि डेफिनेटली आपको आने चाहिए। बिल्कुल लास्ट में, वीडियो के बिल्कुल लास्ट में, या तो हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे अगर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए तो, लेकिन इसके लास्ट में कुछ 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आप वो देख करके जाते हैं ना तो आपके एग्ज़ाम में जो है 60 to 70% सिर्फ उन क्वेश्चन से आपका कवर हो जाता है। अनुशासन संबंधी मूल्य, गणित का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो है ना वो गंभीर चिंतन परिपूर्ण होता है। वो भावनाओं के प्रभाव में आकर कोई नियम विरुद्ध कार्य नहीं करता, उसमें टेक्निकलिटीज़ बढ़ जाती हैं, ठीक है। बौद्धिक मूल्य होता है, गणित का अध्ययन करने से मानसिक शक्तियाँ विकसित होती हैं, कल्पना शक्ति, अन्वेषण शक्ति, चिंतन शक्ति, निरीक्षण शक्ति, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। प्रयोगात्मक मूल्य तो होता ही होता है, ठीक है। सुबह जागरण से गणित का उपयोग करना स्टार्ट करता है और रात्रि सोने तक, कब उठना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, कितना हिसाब किताब है, पैसा, वकील, व्यापारी, उद्योगपति, इंजीनियर, डॉक्टर, हर कोई, कुली, मजदूर, बढ़ई, हर कोई इसका यूज़ करता है। सामाजिक मूल्यों की बात करें तो व्यक्तियों के मिलने से समाज का निर्माण होता है, जिसमें प्रत्येक कार्य परस्पर सहयोग से होते हैं। इसलिए मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है। मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बनाने में गणित का योगदान अमूल्य है। प्रत्येक व्यक्ति को समाज में जीवन यापन करने के लिए समाज द्वारा बनाए गए नियमों और सिद्धांतों की पालना करना होता है, और ये नियम और सिद्धांत गणित के द्वारा ही बनाए गए हैं। समाज में होने वाले लेन देन गणित पर ही निर्भर हैं। समय समय पर आने वाली सामाजिक कठिनाइयाँ, विपत्तियाँ, बाढ़, अकाल, भूकंप आदि से छुटकारा दिलाने में गणित का अपना योगदान है। नेपोलियन महोदय ने इस संबंध में गणित की महानता के बारे में कहा है कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित होती है। इस प्रकार समाज की उन्नति को उचित ढंग से समझने के लिए ही नहीं, बल्कि समाज को बढ़ाने में गणित की अपनी भूमिका है। सांस्कृतिक मूल्य इसमें होते हैं। संस्कृति हमारी जो है, सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, कलात्मक उन्नति, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलू जो है बेसिकली इसमें आते हैं। मनोवैज्ञानिक मूल्य है मैथमेटिक्स के। प्रत्येक बालक की जिज्ञासा, रचना, प्रवृत्तियाँ, ठीक है, उसमें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होता है। हर एक चीज़ को सीखना, समस्या समाधान करने का मेथड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण संबंधी मूल्य, ये तो सिंपल सी बात है कि वैज्ञानिक तरीका उसमें आ जाता है हर चीज़ के लिए। नैतिक मूल्य उसमें आते हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान, न्यायप्रियता, धैर्यशीलता, आत्मविश्वास, सच्चाई, ईमानदारी, समय की पाबंदी, ये सारे गुण जो है उसमें आ जाते हैं।
सौंदर्यात्मक और कलात्मक मूल्य डेफिनेटली उसके अंदर आता है, जैसे वो प्रैक्टिस करके सीखता है। कोई इंजीनियर किसी पुल या बड़ी इमारत का निर्माण नहीं कर सकता जब तक कि गणित ना हो, तो ये सौंदर्यात्मक और कलात्मक इसमें आता है। कला के लिए बेसिकली देखें तो रेखा गणित हमारे लिए यूज़फुल होती है। जीविकोपार्जन तो है ही है, क्योंकि दिन दिन जो हमारा दिन भर के जो भी एक्टिविटीज़ रहती हैं वो सारा बेसिकली क्या है, जीविकोपार्जन जो है मैथमेटिक्स पर बेस्ड है, जिसमें बाजार, घर बाहर, दुकान, क्रय विक्रय, आय व्यय, बैंक ब्याज, घर का हिसाब, भवन निर्माण, ये सब चीज़ें क्या है, जीविकोपार्जन संबंधी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य भी हमारे रहते हैं, जो भी हमारा बिजनेस, व्यापार, सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो है, ठीक है। उसके बाद है गणित शिक्षण से प्राप्त उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। गणित शिक्षण से प्राप्त उद्देश्य हमारे कौन कौन से हैं? एक तो हमारे ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, प्रयोगात्मक, दक्षता, रुचि संबंधी प्राप्य उद्देश्य, दृष्टिकोण संबंधी प्राप्य उद्देश्य, प्रशंसा संबंधी प्राप्य उद्देश्य। ज्ञानात्मक में अगर हम देखें तो ज्ञानात्मक में क्या हो जाएगा, एक तो गणित के संकेत, संख्याओं, आकृतियों को पहचानना सीख जाए बच्चा, गणित के तथ्यों, प्रत्ययों, कॉन्सेप्ट, प्रक्रियाओं का उसको ज्ञान हो जाए, यानी बेसिकली जो चीज़ें उसको ज्ञान होने वाली है, ठीक है, सिद्धांतों, सूत्रों, नियमों, क्रियाओं, विधियों, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस, ये सब ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य है। अवबोधात्मक की बात ये आती है कि जो उसने सीखा है, सूत्र, नियम, सिद्धांत सीखे, उनका वो विश्लेषण कर पाए, कुछ कॉन्सेप्ट्स में डिफरेंस कर पाए, गणितज्ञों की जीवनी से परिचित हो जाए, गणित की जीवनी से परिचित हो जाए, गणित के ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करना सीख जाए, गणित के विभिन्न अवयवों में संबंध स्थापित करने लग जाए, गणित के विभिन्न परिणामों का अनुमान लगाने वो लग जाए। प्रयोगात्मक प्राप्य उद्देश्य होते हैं कि जितना उसने सीखा उसको प्रैक्टिकल यूज उसका करना सीख जाए, ठीक है जी, किसी उत्तर की पुष्टि करना सीख जाए, समस्या को हल करना सीख जाए, अपने विचारों को व्यक्त करना सीख जाए। नेक्स्ट है हमारा दक्षता संबंधी प्राप्य उद्देश्य। दक्षता से रिलेटेड क्या आएगा कि गणित की विभिन्न गणनाओं को सरलता, शीघ्रता और शुद्धता से करना सीख जाए, गणित की विभिन्न आकृति के सुंदर चित्र मॉडल बनाना सीख जाए, रेखा गणित के विभिन्न मापों को जो है पढ़ना सीख जाए, लेखा चित्र पढ़ना सीख जाए, बनाना सीख जाए, ठीक है, ये चीज़ें दक्षता संबंधी चीज़ें। रुचि संबंधी चीज़ें क्या होती हैं कि गणितज्ञों की जीवनियों को पढ़ना, यानी मैथमेटिक्स में उसकी रुचि आ जाए, मैथमेटिक्स टीचर से जो है पढ़ना उसको अच्छा लगने लगे, ठीक है, गणित की समस्याओं को हल करने में निरंतर प्रयत्नशील रहे, पुस्तकालयों, वाचनालयों में जाकर के पढ़ना स्टार्ट कर दे, गणित संबंधित चित्रों को एल्बम बनाए, क्लबों में रुचियाँ ले, ठीक है, इस तरह से चीज़ें हो जाए। दृष्टिकोण संबंधी प्राप्य उद्देश्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसमें आ जाए, बिना हिचकिचाहट के अपनी गलती को स्वीकार करना, सत्यता और तर्क के आधार पर हर चीज़ को स्वीकार करना, आत्मविश्वास और धैर्य के साथ काम को करना, ठीक है। प्रशंसा संबंधी उद्देश्य क्या होते हैं कि गणित में निपुण छात्रों और अध्यापकों की प्रशंसा करना, गणितज्ञों के योगदान की प्रशंसा करना, यानी उसमें एक्चुअल फैक्ट आ जाए कि जो मैथमेटिक्स में कुछ अच्छा कर रहे हैं ना, उसके लिए उसके माइंड में ऑटोमेटिक जो है क्या आनी चाहिए, रिस्पेक्ट आनी चाहिए। गणित पाठ्यक्रम के प्रत्यय और अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसकी आवश्यकता और महत्व, देखिए ये तो हम जो है काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। पाठ्यक्रम क्या होता है, ये हम जो है बेसिकली हमारा जो पाठ्यक्रम वाला जो हमारा सिलेबस है, ज्ञान और पाठ्यक्रम, वहाँ भी देख चुके हैं। नेक्स्ट है विद्यालय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। देखिए आप विद्यालय स्तर पर जो है किसी कक्षा का या बच्चों के लिए पर्टिकुलर गणित पाठ्यक्रम डिसाइड करना चाहते हैं, तो आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला तो सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के विकास का ध्यान, कि गणित एक ऐसा उपयोगी विषय है जिससे बच्चा समाज में और संस्कृति में जब जाएगा तो वो चीज़ें इसके लिए अच्छी हो जाएँ। उच्च कक्षाओं की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए कि बच्चे को 4th, 5th, 6th क्लास में वही पढ़ाना चाहिए जो उसको 7th, 8th, 9th, 10th में आगे उच्च कक्षाओं में काम आए, ठीक है जी। उपयोगिता का सिद्धांत, कि उसके रूटीन से डेली लाइफ में जिस फील्ड में वो जाना चाहता है वहाँ पर उसके लिए वो यूज़ में आनी चाहिए, ठीक है। यूटिलिटी का सिद्धांत होता है। सृजनात्मकता का सिद्धांत होता है कि बच्चा जो है डिस्कवरर के रूप में काम करे, खोजकर्ता के रूप में काम करे, खुद क्रिएटिविटी करके सीखे, ठीक है। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल तो डेफिनेटली होता ही होता है, ठीक है। लचीलेपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी यूज़ करना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, क्रियाशीलता का सिद्धांत यूज़ होना चाहिए, व्यापकता और संतुलन का सिद्धांत यूज़ होना चाहिए, परंपराओं के ज्ञान का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत होना चाहिए कि सारे सब्जेक्ट्स के साथ वो सहसंबंध बनाते हुए चले। नेक्स्ट हमारा गणित शिक्षण में समस्या समाधान विधि क्या है, इसके विभिन्न पक्षों को लिखते हुए उदाहरण सहित जो है स्पष्ट करो।
प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पर हम जा रहे हैं। समस्या समाधान विधि में क्या होता है कि बच्चों के सामने ना एक समस्या रख दी जाती है, बच्चा उसका समाधान करने के लिए निकलता है और बेसिकली इसमें धीरे धीरे करके वो जो है भयभीत न होके, पलायन न करके, मनोवैज्ञानिक तर्क दृष्टिकोण को अपना करके और धीरे धीरे उसको सॉल्व करता है। इसे चिंतन कहते हैं ड्यूवी के अनुसार। ठीक है, समस्या समाधान की परिभाषा या काफ़ी गहने के अनुसार, रिस्क के अनुसार, आशुबेल के अनुसार, तो ये आप पढ़ सकते हैं। समस्या की विशेषताएं अगर हम देखें कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रॉब्लम होती क्या है। शिक्षार्थियों को दी गई समस्या का शिक्षात्मक मूल्य होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके समस्या शिक्षार्थियों यानी बच्चों के वास्तविक जीवन और वातावरण से रिलेटेड होने चाहिए। समस्या शिक्षार्थियों के लिए उपयोगी और व्यवहारिक होनी चाहिए। समस्या शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर, शारीरिक क्षमताओं के अनुकूल होनी चाहिए। समस्या जो है वो शिक्षार्थियों की रुचि और दृष्टिकोण के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, सो ये सारी की सारी समस्या कैसी हो उसके लिए है। समस्या के आलोचनात्मक पक्ष की ओर भी पूरा ध्यान देना चाहिए हमें। ठीक है, समस्या समाधान पद्धति के स्टेप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले समस्या का निर्माण और चुनाव करना, फिर उसके बाद समस्या का बच्चों के सामने प्रस्तुतिकरण करना, फिर बच्चों के द्वारा ही बच्चों के साथ मिल करके उपकल्पनाओं का निर्माण करना, फिर जो भी प्रदत्त संग्रह है यानी जो भी आपके पास चीज़ें हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कलेक्ट करना और फिर उनका विश्लेषण करना और फिर निष्कर्ष निकालना। ठीक है, सो इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगली आगमन निगमन विधि की बात करें तो आगमन निगमन विधि जो है वो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। तो ये काफ़ी ऐसे क्वेश्चन है जिनके बारे में हमें पता है, कुछ हम इनके बारे में लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा थ्योरी फॉर्मेट में अगर आप देखना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हम जाना चाह रहे हैं बिल्कुल एंड वाले उन क्वेश्चंस पर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आगमन विधि के बारे में आ गया तो आप लिख ही सकते हैं कि आगमन विधि के गुण क्या है। आगमन विधि तो क्या होती है, आगमन विधि होती है कि हर चीज़ के कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना। ठीक है, मनोवैज्ञानिक विधि है, निगमन विधि इसकी उल्टी है, निगमन विधि रट्टाफिकेशन पर चलती है। ठीक है, इसी टाइप से संश्लेषण विश्लेषण विधि। सो ये सारी विधियाँ ना हमने जो है हमारे जो अति लघुतरात्मक प्रश्न थे वहाँ पर बहुत अच्छे से कर लिया था। ठीक है, इसलिए हम इनको एक बार स्किप कर रहे हैं। चलिए अब हमारे वो लास्ट वाले बिल्कुल 4-5 प्रश्न हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान देना है। प्रश्न हमारा है कि गणित के किसी एक प्रकरण पर कक्षा 9 के लिए 40 मिनट की एक विस्तृत पाठ्य योजना बनाएं। ऐसा प्रश्न आ जाता है ना तो आपने इसी को उठाना है, टेक्निकलिटीज़ के साथ आपने इसको चलना है। जो जो चीज़ें आप जैसे बेसिकली अपनी पाठ्य योजना बनाते हैं ना वैसे ही आपने एक पाठ्य योजना बना डालनी है और आपका क्वेश्चन जो है फुल के फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला स्टेप इसमें सामान्य उद्देश्य, पहले आप लिखेंगे कि भाई हमारे उद्देश्य क्या है इस पाठ को पढ़ाने के। उसके बाद आप अपने विशिष्ट उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, इसमें पहला ज्ञानात्मक होगा, फिर बोधात्मक होगा, फिर ज्ञानोपयोग होगा और फिर कौशलात्मक होगा, चारों लिख देंगे। उसके बाद सहायक सामग्री में आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख देंगे। फिर आप कहेंगे कि भाई हमने कौन कौन सी शिक्षण विधि और प्रविधियों का यूज़ किया है, और फिर आप पूर्व ज्ञान के बारे में लिखेंगे कि बच्चों को इस टॉपिक से पढ़ने से पहले किन टॉपिक्स का पूर्व ज्ञान हो चुका है। उसके बाद आपकी स्टार्ट होती है प्रस्तावना में आप पहले कुछ प्रश्न डालते हैं और छात्र क्रियाएं डालते हैं। ठीक है, फिर अंतिम प्रश्न आपका समस्यात्मक प्रश्न होता है। तो फिर उसके बाद आप अपना उद्देश्य कथन देकर के कि हाँ बच्चों आज अपने इसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर आप उसका अपना प्रस्तुतिकरण देना स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुतिकरण में शिक्षण आपने जो कराया है, शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ हैं, वो सारी चीज़ें लिख लेंगे, जिसमें आप छात्र अध्यापक क्रियाएं लिखेंगे, छात्र क्रियाएं, शामपट कार्य, मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें लिख देंगे। मूल्यांकन के लास्ट में आपने कुछ प्रश्न भी उसमें लिख डालने हैं। ठीक है, ठीक। फिर लास्ट में आप विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे कि यानी टॉपिक पर आगे बढ़ते हुए आप जो है कुछ विकासात्मक प्रश्न भी लिख देंगे, और फिर लास्ट में आप जो है इसको एंड कर देंगे हाँ भाई बच्चों अपनों ने बहुत अच्छा पढ़ा और अब जो है हम इसके नोट्स बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें ह्यूरिस्टिक विधि, तो ह्यूरिस्टिक विधि जो है ये विधि भी हमने पढ़ ली थी। ठीक है, विधियों के बारे में शिक्षण विधियाँ ना हर टॉपिक में, हर चैप्टर में जो है शिक्षण ज्ञान और पाठ्यक्रम वहाँ भी हमारी आ जाती है। अध्यापक की भूमिका क्या रहती है, तो ये हमने ना बेसिकली एक एक चीज़ है ना जो हमारे वो प्रश्न थे, बेसिकली हमारे जो छोटे प्रश्न थे उनमें कर लिया है। इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर जा रहे हैं हम। यस, योजना विधि बेसिकली क्या होती है, योजना विधि होती है यानी योजना बना करके और बेसिकली हम करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम जा रहे हैं। अधिगम सामग्री के प्रकार, ये सब चीज़ें बेसिक हैं जो आप थोड़ा सा पढ़ने पर ही आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं।
यस। प्रश्न हमारा है कि आदर्श प्रश्न पत्र निर्माण हेतु आवश्यक पदों की व्याख्या कीजिए। यानी ब्लूप्रिंट पर आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ब्लूप्रिंट पर, नील पत्र पर जिसको कहते हैं, या इकाई परीक्षा का प्रारूप आ जाए, तो गणित के किसी भी एक प्रश्न पर प्रकरण पर 40 मिनट की अवधि के लिए आपको एक टेस्ट बनाना है। टेस्ट बनाने के लिए परीक्षा पत्र के लिए नील पत्र तैयार करना है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि डिज़ाइन ऑफ यूनिट टेस्ट कैसे होता है। सो यूनिट टेस्ट किसे कहते हैं? देखिए, इकाई योजना अनुसार करने के पश्चात यह पता करने के लिए छात्रों ने उस इकाई में कहाँ तक और कितना सीख लिया है, कितने वो अध्यापक जो है सफल रहे हैं, उसके लिए एक टेस्ट बनाया जाता है और उसे हम जो है उस पर्टिकुलर यूनिट का, जिसमें छोटी छोटी उप इकाइयाँ होती है, उसका टेस्ट बनाया जाता है। ठीक है, उसे ही हम यूनिट टेस्ट कहते हैं। इस परीक्षण में विभिन्न उद्देश्यों, उप इकाइयों तथा प्रश्नों के प्रकार को अंकों के संदर्भ में वेटेज दिया जाता है। ठीक है, विभिन्न एस्पेक्ट्स को भार देना, व्यवहारिक रूप से लिखने के ढंग को नील परख पत्र कहते हैं। ब्लूप्रिंट हम बनाते हैं कि कितने कितने प्रश्न हमें कैसे कैसे बनाने हैं, कितने प्रश्न बनाने हैं और कितने कितने जो है अंकों के बनाने हैं। ठीक है, सो इस प्रकार से नील जो हमारा पत्र होता है तैयार किया जाता है। इसके लिए बेसिकली एक तो हमें देखना होता है वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों को अंक भार देना, और नेक्स्ट होता है उप इकाइयों को अंक भार देना। तो सबसे पहले उद्देश्यों को अंक भार देना कि भाई ज्ञानात्मक टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसमें कितने मार्क्स हम डालेंगे, ज्ञानोपयोग के कितने प्रश्न डालने हैं, एप्लीकेशंस यानी कौशल स्किल के कितने हमने प्रश्न डालने हैं, कुल योग उनका क्या होना चाहिए, ये तो होता है उद्देश्यों को अंक भार देना। नेक्स्ट हम देखेंगे उप इकाइयों को, जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स है तो उनमें से हम किस किस टॉपिक को कितने कितने मार्क्स देने वाले हैं, कितने कितने परसेंटेज देने वाले हैं। उसके बाद प्रश्नों के प्रकारों को होगी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने देने वाले हैं, लघु प्रश्न कितने देने वाले हैं, निबंधात्मक प्रश्न कितने देने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम अपना लेसन प्लान बना लेते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हमारा है उपलब्धि परीक्षण का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके विभिन्न निर्माण के चरण लिखें। उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट आप कैसे बना सकते हैं? तो अचीवमेंट टेस्ट बेसिकली क्या होता है, बच्चों ने कितना सीख लिया उसके लिए होता है। इसके लिए बेसिकली उपलब्धि परीक्षण जो होता है ना, वो दो तरह का होता है। एक तो होता है अनस्टैंडर्डाइज्ड यानी अप्रमापीकृत, यानी स्टैंडर्ड नहीं होता इसमें कोई भी, प्रमापीकृत होता है जिसमें स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, सो बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले तो हम करते हैं परीक्षण की योजना, प्लानिंग ऑफ टेस्ट। उसके बाद प्रश्नों की रचना करते हैं, प्रिपेयरिंग द आइटम्स। उसके बाद प्रश्नों का चयन करते हैं, सिलेक्टिंग द आइटम्स, और उसके बाद उसका मूल्यांकन कर लेते हैं। ठीक है जी, सो ये चीज़ें हैं। और इसके बाद हम चलते हैं आगे, इकाई योजना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आप यूनिट प्लान करते हैं, इकाई योजना, ठीक है, इसकी परिभाषा लिखते हुए इकाई योजना के सिद्धांत, पद, गुण, दोषों का वर्णन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकाई योजना क्या होती है, जो आप यूनिट प्लान करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इसके बारे में पहले तो आप लिख देंगे भाई इकाई योजना होती क्या है। एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है जिसको पूरा करते हुए जो है इसकी अनुपालना हमें करनी होती है जब हम किसी भी टॉपिक को खंडों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, कितने कालांशों में उसे पढ़ाया जाना है, कैसे कैसे हम उसको पढ़ा सकते हैं, ये डिसाइड करने के लिए इकाई योजना बनाई जाती है। इकाई योजना के सिद्धांत क्या हैं कि इकाइयों की रचना में भौतिक वातावरण, सामाजिक जीवन, कला, विज्ञान, संस्कृति आदि के विभिन्न महत्वपूर्ण पक्षों का आधार लेना चाहिए। इकाइयों में इस प्रकार की आवश्यकता और वांछित क्रियाओं का समावेश करना चाहिए जिसमें लक्ष्यों को सुगमतापूर्वक जो है वो प्राप्त किया जा सके। बालक के बहुमुखी विकास की दृष्टि से उसके व्यक्तिगत विभिन्नता, रुचियों, आवश्यकताओं आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, सो इकाई योजना के पद की बात करें तो सबसे पहले खोज करना चाहिए। इसमें शिक्षक यह याद करते हैं कि नई इकाई के संबंध में छात्र पहले से कितना जानते हैं। उसके बाद आत्मीकरण करता है, आत्मसात करने का अवसर देता है कि भाई किस तरह से उसको अध्ययन करके, लिख कर, एक दूसरे से बातचीत करके किस प्रकार से हमें उसे आत्मसात करवाना है, प्रस्तुतिकरण करना कैसे है, संगठन कैसे करना है, वाचन कैसे होना चाहिए। वाचन की आदर्श विधि और वास्तविक विधि दो विधियाँ होती हैं। ठीक है, इकाई योजना के गुणों की बात करें तो इकाई योजना के गुण जो होते हैं, यानी इसके माध्यम से, इकाई योजना के माध्यम से शिक्षण की उचित रूपरेखा तैयार हो जाती है। हमें पता होता है पहले से कि हमें जो है किस तरह से क्या क्या कैसे पढ़ाना है, जिससे नियोजित शिक्षण होता है। यह योजना विषय वस्तु का संगठन भली प्रकार से करती है। यह छात्राओं की रुचियों, प्रवृत्तियों और आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है। यह अपने लचीलेपन से
के फलस्वरूप छात्रों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षण की व्यवस्था करती है। यह कक्षा कार्यों को अधिक अभिप्राय युक्त, रोचक और क्रियात्मक बनाती है। इस योजना में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं, अनुभवों और समस्याओं का आयोजन करके क्रियाशीलता के सिद्धांत पर बल दिया जाता है। इकाई योजना के दोष देखें तो इकाई योजना का निर्माण कठिन और श्रमपूर्ण होता है। शिक्षण जो है वो यंत्रवत हो जाता है, बालक इसमें ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं। सहायक सामग्रियाँ, अन्य उपकरणों के बल देने से समय और धन दोनों का अपव्यय होता है। इस योजना के निर्माण हेतु प्रशिक्षित अध्यापकों की भी आवश्यकता होती है, जो कि हमारे पास होते नहीं है बेसिकली। इकाई पाठ्य योजना का प्रारूप क्या होता है, जो अपनाते हैं आपकी डायरी में होता है बेसिकली, वही आपने बना करके आना है। दिनांक होती है, विषय, चक्र, कक्षा, इकाई, अवधि, फिर उप इकाइयों के नाम लिखते हैं, फिर विषय वस्तु का विश्लेषण, लक्ष्य, अनुदेशन, सामग्रियाँ, प्रविष्ट व्यवहार और पूर्ण ज्ञान, अभिप्रेरणा, विकास, अनुदेशन, अनुस्थितियाँ, अधिगम, अनुक्रियाएं, उसके बाद मूल्यांकन, इकाई परीक्षण वगैरह वगैरह। पाठ्य योजना से क्या तात्पर्य, एक अच्छी पाठ्य योजना की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो पाठ्य योजना भी आप लिख सकते हैं कि भाई एक लेसन प्लान जो आप करते हैं वो कैसे कैसे होना चाहिए। ठीक है, इसकी परिभाषाएं हैं। पाठ्य योजनाओं के प्रकार के देखें तो बेसिकली 3 प्रकार हैं। एक तो ज्ञान के लिए पाठ्य योजना बनाई जाती है, एक रसानुभूति के लिए और एक कौशल के लिए। ज्ञान के लिए जिसमें आप कॉन्सेप्ट्स को सिखाना चाहते हैं, रसानुभूति जिसमें आप बच्चों को साहित्य, कला, संगीत इन सभी का ज्ञान कराना चाहते हैं, कौशल जिसमें मांसपेशियों का प्रशिक्षण होता है। आदर्श पाठ्य योजना की विशेषताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। ये किसी न किसी उद्देश्यों और या फिर ज़्यादा सारे उद्देश्यों पर आधारित होनी चाहिए। इसमें प्रत्येक सोपान पर की जाने वाली क्रियाएं, विधियां और प्रविधियों में सहायक सामग्री का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। शिक्षण के 3 स्तरों का समावेश होना चाहिए। पाठ्य योजना में समय सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण की सफलता हेतु ज्ञात करने हेतु पाठ्य योजना के में मूल्यांकन को स्थान देना चाहिए। नेक्स्ट है वार्षिक योजना से आप क्या समझते हैं। देखिए, वार्षिक योजना के निर्माण में, वार्षिक यानी पूरे साल के लिए, ये बेसिकली दीर्घकालिक योजनाएं होती हैं, अल्पकालिक योजना भी हो सकती है। ठीक है, इसके वार्षिक योजना निर्माण के चरण में देखें तो सबसे पहले पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करके विषय वस्तु को अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर ले। फिर वार्षिक योजना बनाने से पूर्व विषय हेतु कालांशों की जानकारी कर लो कि भाई हमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कितने लेक्चर्स मिलेंगे। इसके साथ यह भी निश्चित कर लिया जाना चाहिए कि प्रत्येक इकाई हेतु कितने कालांशों की आवश्यकता होगी। इसके साथ यह भी निश्चित कर लिया जाना चाहिए कि मूल्यांकन और सुधारात्मक कालांशों की व्यवस्था प्रत्येक इकाई हेतु कितनी की जानी चाहिए। इसके साथ इस बात पर भी अच्छी तरह से विचार कर लिया जाना चाहिए कि प्रत्येक इकाई में किन किन उद्देश्यों का महत्व है और इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर वार्षिक योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके साथ ही आवश्यक सहायक सामग्री का भी उल्लेख जो है वार्षिक योजना में किया जाना चाहिए। सामान्य रूप से एक शिक्षण वर्ष में 3 सत्र होते हैं और इन 3 सत्रों को ध्यान में रखकर वार्षिक योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। इसमें सावधानियों की बात करें तो योजना बनाते समय शिक्षक को अपनी दक्षता, शिक्षार्थियों के शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखना चाहिए। वार्षिक योजना बनाते समय गत वर्ष की वार्षिक योजना को ध्यान में रखना चाहिए। वार्षिक योजना में सम्मिलित किए गए क्रियात्मक कार्य की प्रकृति व्यवहारिक होनी चाहिए। वार्षिक योजना बनाने से पूर्व शिक्षक को पाठ्य विषय हेतु निर्धारित कार्य दिवसों की संख्या ज्ञात कर लेनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो वार्षिक योजना का प्रारूप बनता है, इसमें क्या होता है, माह का नाम, माह में उपलब्ध दिवस कितने हैं, माह में उपलब्ध शिक्षण कालांश संख्या कितनी है, प्रस्तावित पाठ संख्या, प्रस्तावित व्याकरण, प्रस्तावित रचना कार्य, प्रस्तावित गृह कार्य वगैरह वगैरह। उसके बाद नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 को स्पष्ट करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। तो ये भी गाइस आप पढ़ सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी भी हो चुकी है। सो बेसिकली मैं थोड़ा सा जो है गो थ्रू करवा दूँ आपको, यानी नोट्स फॉर्मेट में आप जो है इसको देख करके इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। वीडियो को रोक रोक कर आप देखें तो आपको जो है बहुत ही अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। बाकी मोस्ट कॉमन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है उनके बारे में हमने बात कर लिया। CCE ये भी बेसिक सा टॉपिक है जी। चलिए, यहाँ पर हमने जो है हमारी जो गणित शिक्षण शास्त्र था उसके जो है निबंधात्मक प्रश्न जो है सारे के सारे वो हमने जो है पूर्ण कर लिए हैं जी। चलिए, देखेंगे अगर हमें जो है टाइम मिल पाया तो बेसिकली हम जो है इसके लघुतरात्मक प्रश्न करेंगे। अदरवाइज अति लघुतरात्मक पढ़ लें आप और उसके बाद निबंधात्मक प्रश्न पढ़ लें, ये मोर देन इनफ है, क्योंकि बहुत छोटे प्रश्न भी कर लिए, बहुत बड़े भी कर लिए, उन्हीं में से मिल करके आपके जो है मिडिल वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।